नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से मैसूर अपने आप को मॉडर्नाइज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्टेट के रूप में उभरा था। जब भी इंडिया में कोई पावरफुल स्टेट होगा, मॉडर्नाइज स्टेट होगा, तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक थ्रेट होगा। यही थ्रेट बाद में वॉर का रूप लिया, इसीलिए इसको एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं। इसमें टोटल 4 वॉर हुए हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो आप मैप देख रहे हैं, यह मैसूर का है। इसमें कुछ चीज़ को याद रखिएगा। ये बारामहल वाला एरिया है, यह कुर्ग का एरिया है, ये मालाबार का एरिया है, ये कनाडा का एरिया है। ऊपर आप देख रहे हैं कि निजाम का एरिया है, और यहाँ पे मराठा का एरिया है, और यहाँ पे त्रावणकोर का एरिया है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये कर्नाटक का एरिया है, जो कि ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कब्जे में आ चुका है। फ्रेंड्स, हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे कि जो मैसूर है, उन्होंने एक सेंट्रलाइज मिलिट्री हेजेमनी एस्टेब्लिश कर लिया था, उनका टेरिटोरियल एम्बिशन था और उनका ट्रेडिंग इंटरेस्ट था। इन तीनों चीज़ों के कारण मैसूर अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज करते हुए पावरफुल बना रहा था। साथ ही साथ जो मराठा था, वो भी अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहा था। खास करके हैदर अली, जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर था, उन्होंने मालाबार और कालीकट को एनेक्स कर लिया था, और मराठा भी अपने जो किंगडम था उनको एक्सपेंड कर रहा था, उनको फैला रहा था, और इसी प्रोसेस में वो मालाबार और कोंकण को जीत चुका था। इस तरह से मैसूर और मराठा दोनों का बाउंड्री टच हो रहा था। इसका मतलब यह है कि दोनों में युद्ध होना बिल्कुल ही अब उसको कोई रोक नहीं सकता था। साथ ही साथ जो हैदराबाद था, उसका भी बाउंड्रीज मैसूर को टच कर रहा था। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैसूर का बाउंड्री मराठा से भी टच कर रहा है, मैसूर का बाउंड्री हैदराबाद से भी टच कर रहा है, और नीचे मैसूर का बाउंड्री त्रावणकोर से भी टच कर रहा था। और एक पूरब साइड में आपने देखा है कि मैसूर का बाउंड्री किस तरह से कर्नाटक को टच कर रहा है, और वो कर्नाटक ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का पार्ट हो चुका था इनडायरेक्टली। फ्रेंड्स, जो मेन फैक्टर है कन्फ्लिक्ट विथ इंग्लिश का, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इस फ्रेंच से मैसूर का फ्रेंडशिप को लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही सशंकित था। पहला पॉइंट, जो मालाबार से ट्रेड हो रहा था उस पर मैसूर का कंट्रोल हो चुका था, और एक तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड पेपर एंड कार्डामम का होता था, उसके लिए एक थ्रेट था यह। 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो एक्सपोर्ट होगा पेपर का, सैंडलवुड का और कार्डामम का, उनके किंगडम के पोर्ट से वह सिर्फ और सिर्फ जो मैसूर एस्टेट है वही इसका व्यापार कर सकता था। मतलब अन्य दूसरे खिलाड़ी के लिए प्रोहिबिटेड कर दिया था, उनको मना कर दिया था। अर्थात इसमें इनडायरेक्टली 1785 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टीपू सुल्तान ने यह मना कर दिया था। फिर 1788 में क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट रूप से, जो इंग्लिश ट्रेडर्स था उनको स्टॉप कर दिया कि उनके राज्य में आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। ये 4 तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर उतना नहीं है जितना कि 5वां है। इसमें भारी भरकम शब्द है, इसे घबराइएगा नहीं, इसको बहुत ही आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। जो मैसूर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एंड मिलिटराइज स्टेट था। ये हम पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कैसे मॉडर्नाइज कर रहा था, तो कैसे सेंट्रलाइज कर रहा था। रिसाला जो यूनिट था, कंसेप्ट था, सिस्टम था, उसको उसके तहत मैं बता चुका हूँ। और किस तरह से मिलिटराइज कर रहा था ये भी हम बता चुके थे कि जो इंटरमीडिएट्स थे उनको हटा दिया था। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद है मैसूर हैड एम्बिशियस टेरिटोरियल डिज़ाइंस। मतलब एक महत्वाकांक्षा था मैसूर के पास भी कि हमारा एक टेरिटोरियल क्षेत्रीय विस्तार हो, एक डिज़ाइन हो। साथ ही साथ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस था मैसूर के पास, एक राजनीतिक एस्पिरेशंस था कि वह साउथ इंडिया का जो पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ मर्केंटलिस्ट हेजोमेनिक एम्बिशंस था मैसूर के पास, और सेम मर्केंटलिस्ट हेजोमेनिक एम्बिशंस कंपनी को भी था साउथ इंडिया में। इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। एम्बिशंस का मतलब महत्वाकांक्षा होता है, हेजोमेनिक का मतलब कंट्रोल होता है, और मर्केंटलिस्ट का मतलब हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। यहाँ एक ब्रीफ में बताते हैं। मर्केंटलिस्ट जो है एक पॉलिसी है, इसके तहत जो देश एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा बुलियन या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने देश में लाता है, इस प्रोसेस को मर्केंटलिस्ट पॉलिसी कहा जाता है। इस चीज़ के लिए वह जो भी कंपटीटर होता है उनके एक्सपोर्ट में,
उनको बर्बाद करता है, उनको तबाह करता है, उनको रोकता है। मैसूर भी यही करने की कोशिश कर रहा था कि जो इनका एक्सपोर्ट होता था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था, उनको इन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया था और दूसरे जितने भी प्लेयर्स थे उनको रोक दिया था। ब्रिटिशर्स भी यही करते थे कि ये क्या करते थे, उनके लिए जो बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था उसमें वो अपने आप को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करता था। इस तरह से इन दोनों का इंटरेस्ट साउथ इंडिया में क्लैश कर रहा था। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और बाद में लॉर्ड वेलेस्ली को यह बात बिल्कुल ही समझ में आ गया था। वो कन्विंस्ड हो चुके थे कि एक ही रास्ता है कि मैसूर का इलिमिनेशन किया जाए, मैसूर को ख़त्म किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की जब हम बात करते हैं तो यह 1767 से लेकर 1769, मतलब इस वॉर में मराठा, निजाम और ब्रिटिश ये तीनों एक थे और हैदर अली के खिलाफ थे और इन्होंने हैदर अली के अगेंस्ट युद्ध का डिक्लेरेशन कर दिया। लेकिन हैदर अली बहुत तेज थे, बहुत ही चालाक था। डिप्लोमेटिकली उन्होंने क्या किया, मराठा और हैदराबाद को अपने पक्ष में कर लिया और फर्स्ट मैंग्लो मैसूर जो हुआ उसका एंड जो हुआ वह ब्रिटिश के डिफीट से होने लगा, क्योंकि इनके जो मराठा थे और जो हैदराबाद थे उनको अपने पक्ष में कर लिया। अंग्रेज का पलड़ा कमज़ोर होने लगा और मैसूर का पलड़ा भारी हो गया। बाद में इस युद्ध का जो अंत हुआ वो ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ हुआ और उसमें कहा गया कि जो भी क्षेत्र जिसका जो था उसको रीस्टोर किया जाए, पुनः अपने अपने क्षेत्र पर वापस चले जाएं। और इसमें एक समझौता हुआ मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कि एक दूसरे को हम म्यूचुअल हेल्प करेंगे, जब भी कोई तीसरा प्लेयर अटैक करेगा तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ये संधि का शर्त था। इसके बाद सेकेंड मैसूर वॉर हुआ 1780 से लेकर 84 के बीच। एक जगह है माहे, आप जानते हैं यह फ्रेंच ऑक्युपाइड एरिया था मालाबार कोस्ट के पास, और यह डोमिनियन जो था हैदर अली के क्षेत्र के प्रभाव में था। ये माही स्टेट, इस पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अटैक कर दिया। यहीं से युद्ध की शुरुआत हुई। हैदर अली ने जैसे ही अटैक हुआ, हैदर अली ने वॉर जो है उसका डिक्लेरेशन कर दिया। जो मराठा था और जो हैदराबाद था वो दोनों हैदर अली के साथ हो गया, ब्रिटिश के खिलाफ हो गया। इसके कारण अगेन मैसूर का पलड़ा बहुत भारी हुआ और ऑलमोस्ट जितने भी कर्नाटिक एरिया, आप जानते हैं कर्नाटिक एरिया, मैसूर के जो पूर्वी भाग वाला एरिया था वो कर्नाटिक एरिया था, वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे युद्ध जो हुए, हैदर अली उस युद्ध में विजयी रहा और उस एरिया को लगभग कब्जा करने की कोशिश किया और कब्जा कर लिया। जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो डिप्लोमेटिकली क्या किए, ये जो कन्फेडरेसी था, एक संगठन था हैदर अली का, निजाम का और मराठा का, इसी को तोड़ दिया, इसी को डिवाइड कर दिया। मराठा से एक संधि से कर लिया अंग्रेजों ने और निजाम को कहा कि तुमको हम गुंटूर का डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। इस तरह से इन दोनों को मैसूर से तोड़ लिया, अर्थात मैसूर का पलड़ा अब कमज़ोर हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि सर आयरकूट आए, ये आयरकूट आए और एक युद्ध हुआ पोर्टो नोवो का। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हैदर अली जो है घायल हो गया था और बाद में 1782 में वो मर गए, डेथ कर गए। उनके बाद उनका जो बेटा टीपू सुल्तान, उन्होंने इस युद्ध को बनाए रखा। बाद में यह जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था उनका अंत हुआ और एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। याद रखिएगा, मैंगलोर है, बंगलोर नहीं है। इस ट्रीटी के तहत इस युद्ध का अंत हुआ। इसमें कहा गया कि जितने भी कॉन्क्वेस्ट एक दूसरे ने एक दूसरे के क्षेत्र को किया है उसको रीस्टोर किया जाए, पुनः एक दूसरे को वापस दे दिया जाए और जो प्रिजनर्स एक दूसरे के कब्जे में है उनको छोड़ दिया जाए, वो अपने अपने घर लौट जाए। ये सारे शर्त थे इस ट्रीटी के। फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1790 से 92 के बीच। कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वह गवर्नर जनरल था। उन्होंने डिप्लोमेसी के द्वारा टीपू सुल्तान को आइसोलेटेड कर दिया। क्या किया, जो मराठा था और जो निजाम था और जो त्रावणकोर एंड कुर्ग था, इन चारों एरिया के जो रूलर थे उनको अपने पक्ष में मिला लिया और टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया। इसके साथ ही कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दिया और ये युद्ध अंत हुआ तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से हुआ। इस ट्रीटी के तहत मैसूर लगभग अपना आधा क्षेत्र खो दिया, जैसे मालाबार, कुर्ग, डिंडुगल और बारामहल, जो मैंने मैप में आपको पहले ही दिखाया था। ये सारे एरिया जो है मैसूर के हाथ से चला गया।
टीपू सुल्तान को मजबूर किया गया कि वह 3 करोड़ रुपया युद्ध के हार जाने के रूप में दे। इन सारे चीज़ों को देखें तो मैसूर तो डिफीटेड हो चुका था, लेकिन वह डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ था, अभी भी बहुत ही ताकतवर था। फ्रेंड्स, ये जो मैसूर का युद्ध हुआ था थर्ड वाला, इसमें ये मैप देखें तो अभी भी ये मैसूर का एरिया टीपू सुल्तान के हाथ में था। मतलब अभी भी मैसूर डिफीटेड था पर डिस्ट्रॉयड नहीं था, बहुत ताकतवर था। यहाँ पे एक रोचक घटना हुआ है, एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ। वह ये हुआ कि नेपोलियन जो है वो इन्वेजन करके इजिप्ट आ चुका था। ये आप मैप में देख रहे हैं, ये इजिप्ट का मैप है। आप इजिप्ट के मैप को देख रहे हैं तो इसमें एक रास्ता है, यहाँ से रेड सी होते हुए भारत जाया जा सकता है, और इसी इजिप्ट होते हुए आपका पर्सिया होते हुए भारत, मतलब वो पाकिस्तान उस समय भारत का पार्ट था, तो पर्सिया को क्रॉस कीजिए तो आप भारत पहुंच गए। तो इस तरह से 2 रास्ते से इजिप्ट के द्वारा भारत पे नेपोलियन अटैक कर सकता था, ये संभावना था, ये शक था, ये आशंका था। इसी आशंका के मद्देनज़र और साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि टीपू सुल्तान नेपोलियन से एक गुप्त समझौता कर रहा है, सेक्रेट निगोशिएशंस कर रहा है, और फ्रेंच जो है इन्वेज कर सकता है भारत में, या तो लैंड रूट से या ओशियनिक रूट मतलब रेड सी से अटैक कर सकता है। ये जो संभावना था, इसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड वेलेस्ली ने एक निर्णायक निर्णय लिया कि अब फाइनल राउंड का युद्ध लड़ा जाए। उन्होंने मुंबई से जनरल स्टुअर्ट को मतलब पश्चिम से भेजा, और पूरब से आर्थर वेलेस्ली जो कि लॉर्ड वेलेस्ली का भाई था, इनको पूरब से अर्थात मद्रास से भेजा। मतलब 2 तरफ से अटैक किया गया, और अंत में 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर का कैपिटल था, वह अंग्रेजों के हाथ में चला गया, और श्रीरंगपट्टनम की सुरक्षा करते करते टीपू सुल्तान उसी युद्ध में मारा गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो स्वतंत्र रूप से मैसूर का अस्तित्व था टीपू सुल्तान के हाथ में, वह खत्म हो चुका था। पुनः दोबारा मैसूर के गद्दी पे वडियार डायनेस्टी के राजा को बैठा दिया गया, और इस राजा से सब्सिडरी अलायंस किया गया। सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या किया गया? इनको बोला गया कि कोई भी रिलेशनशिप किसी भी यूरोपियन जो पावर है उससे आप नहीं कर सकते हैं, कोई संबंध नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने दरबार में, मैसूर के दरबार में एक यूरोपियन मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैनिक है उसकी छावनी को रखेंगे, और इनके मेंटेनेंस पे जितने भी खर्च होंगे वो आप अपने खजाने से देंगे, मतलब मैसूर के खजाने से दिया जाएगा। इसका जो इंडिपेंडेंट अस्तित्व था वह लगभग खत्म हो गया। मैसूर का इंडिपेंडेंट अस्तित्व अब नहीं रहा। साथ ही साथ मैसूर का जो टेरिटरी था उसको कई भागों में डिवाइड करके एक भाग, बहुत सारा जो पार्ट था इस भाग का, वह निजाम को दे दिया गया। निजाम तो ऑलरेडी पहले से ही सब्सिडरी अलायंस स्वीकार कर लिया था, तो निजाम को देने का मतलब है कि वो आप ऑलरेडी अपने पास ही ले रहे हैं। और साथ ही साथ अन्य जितने भी पार्ट थे जैसे वायनाड, कोयम्बटूर, कनारा, सुंडा, ये सारे कंपनी अपने जो क्षेत्र था उसमें मिला लिया, उसमें एनेक्स कर लिया। इस तरह से मैसूर का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस तरह से ये कर्नाटिक जो क्षेत्र है, एंग्लो फ्रेंच वॉर के तहत ये कर्नाटिक वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका था। एंग्लो मैसूर वॉर के तहत ये पूरा एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया, और यह हैदराबाद सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कर चुका था, तो यह भी इनडायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। और नीचे जो त्रावणकोर है ये ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र था, तो ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इनडायरेक्टली आ गया। अगर आप देखें मैप में तो यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा ऐसे करते करते ये पूरा यह भाग, ये नीचे ये सारे भाग, अरेबियन सी, ये सारे भाग मतलब लगभग साउथ इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कब्जे में आ चुका था। अब जो क्षेत्र बचा हुआ था वो मराठा था। उनसे जो युद्ध होगा उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मराठा कैसे शक्तिशाली बना, फिर उससे कैसे युद्ध हुआ, फिर उसको कैसे जीता। इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो था वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, अपना वैल्यूबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।